हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक और वीडियो लेकर के। हम पिछले कुछ वीडियोस की लेक्चर सीरीज से कंटिन्यू बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। कृष्णिका विकिरण के बारे में जब हमने बात की थी तो एक ग्राफ बात की थी जिसको प्रैक्टिकली लूमर और प्रिंस हाइम ने ज्ञात किया था। हम इन दिनों ये बात कर रहे हैं कि इन जो वैज्ञानिकों ने ग्राफ को निकाला इसको समझाने में हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गई। जब हम इस बात को जान पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म क्यों किया, कैसे किया और क्या उसका आधार था। हमने ये भी जाना कि क्लासिकल मैकेनिक्स में दो बड़े नियम आए थे, छोटे तो कई आए थे, दो बड़े नियम आए थे। एक वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, और एक रेले जीन्स का विकिरण नियम, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। लास्ट वीडियो जो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसमें देखेंगे कि हमने वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ जो है उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रेले जीन्स के विकिरण नियम के बारे में। तो बात शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में जो है हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स का विकिरण नियम। ये जो नियम रेले जीन्स ने दिया, ये चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से फेल हो गया, बट ये बहुत कामयाब नियम था। आधा ग्राफ तो ये चलो समझाता था, मगर इसकी जो कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं, ये कैलकुलेशन काफी हद तक सही है। इवन इसकी कैलकुलेशन का ही उपयोग जो है प्लांक ने भी किया था। क्या किया था प्लांक ने, कहां तक उपयोग किया था, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस नियम का आधार क्या था? इस नियम का आधार था अप्रगामी तरंगों का सिद्धांत और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। आप चाहें तो कॉपी में भी लाइन ये लिख सकते हैं कि रेले जीन्स रेडिएशन लॉ वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। रेले जीन्स का विकिरण नियम अप्रगामी तरंगों एवं मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी पर आधारित है। क्या कहता है नियम, उसके बारे में भी लिखते हैं दो लाइनें। इस नियम के अनुसार कृष्णिका में विकिरण उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार आयताकार कोटर में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को परमाणुीय दोलकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है तथा प्रत्येक परमाणुीय दोलित्र की ऊर्जा मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन के नियमानुसार केटी होती है, जहां के बोल्ट्जमान नियतांक व टी कृष्णिका का परम ताप है। अंग्रेजी के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेडिएशंस इन ब्लैक बॉडी आर प्रोड्यूस्ड in such a manner standing waves are produced in a cubical cavity. These radiations are produced by atomic oscillators in walls of black body. Energy of each atomic oscillator is calculated by Maxwell's equipartition law of energy and its value is kT, where K is Boltzmann's constant and T is absolute temperature of black body. मैं इस नियम के बारे में थोड़ा सा आपको बात बताना चाहूंगा। यहां पर एक वर्ड लिखा गया परमाणुीय दोलक, एटॉमिक ऑक्सीलेटर। आज आपको इवन 9th 10th क्लास से पता है कि रेडिएशन क्यों निकलता है, जब नाभिक
के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब आता है तो रेडिएशन निकलता है। यह बात आपको पता है, मगर ये बात जिस टाइम रेले जीन्स ने सन 1900 ईस्वी के लगभग ये फॉर्मूला दिया था उनको नहीं पता था। क्यों नहीं पता थी? जिस टाइम ये नियम दिया गया था उस टाइम पे थॉमसन का परमाणु मॉडल चला करता था, जिसके अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बूंदी के लड्डू के अंदर जैसे इलायची फंसी होती है वैसे फंसे होते, तो वो ऊपर नीचे गति नहीं करते थे, रेडिएशन नहीं निकालते थे। इवन अप टू रदरफोर्ड्स मॉडल हम ये कहते थे कि ये जो स्पेक्ट्रम निकलता है, जो फोटोन निकलता है, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता था। इस व्याख्या को सबसे पहले नील्स बोहर ने किया था। तो ये नील्स बोहर का सिद्धांत आने से पहले का नियम है। इवन खुद जो अपन आगे प्लांक का नियम पढ़ेंगे वो भी यही नियम जो है नील्स बोहर से पहले का है, इसलिए उसे भी ये नहीं पता कि ये जो रेडिएशन निकल रही है ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के निकलने से निकल रही है। उन्होंने दोनों नहीं इसमें वर्ड यूज किया है परमाणु दोलक, एटॉमिक ऑक्सीलेटर। एटॉमिक ऑक्सीलेटर उन्होंने माना कि एटम वाइब्रेट करते हुए ये निकालता है, जबकि वास्तविकता में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालता है। आज अपने को ये बात लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फंड सीरीज को पढ़ करके अपने को ये बात पता है। ओके, एक बात। दूसरी बात, रेले जीन्स कहां गलत हुआ? बात उसकी बिल्कुल सही थी कि जो अप्रगामी तरंगें टाइप बनती है उन्हीं से ये बनती है, बात उसकी वहां पर एकदम सही है, मगर उसको गलत काम हुआ। गलत एक जगह पे हुआ, जो उसने ऊर्जा का फॉर्मूला ये बढ़ा दिया। इसने ऊर्जा का फॉर्मूला लिया केटी, बस यही गलत हो गया। इसकी जगह पर ऊर्जा का फॉर्मूला प्लांक ले लेगा NH और सही हो जाएगा। बाकी जो फॉर्मूले की गुणा भाग है वो सब सेम है। तो हम बात करते हैं कि कैसे इस वैल्यू पर चला जाता है। उससे पहले एक और बात छोटी सी, एक वर्ड यहाँ पर आया अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या होती है, फिर भी अपनी तरफ से बता देता हूँ कि व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव नाम ही है स्टैंडिंग वेव, एक जगह पे खड़ी है। तरंगें दो टाइप से चलती है। पहला प्रोग्रेसिव वेव, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज को आगे जाने के लिए बहुत लंबी जगह अवेलेबल है, मगर अगर मैं यही शंख के अंदर बोलूं या मुंह के आगे हाथ लगा के बोलूं तो मेरी आवाज आपको अलग सुनाई देने लग जाएगी। कारण उसका ये होगा कि मैं जब मुंह के आगे हाथ रखता हूं तो जो मुंह से साउंड वेव निकली वो हाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर जा रही। तो ऐसी वेव जिसको चलने के लिए बहुत फाइनाइट माध्यम दिया हुआ था, सीमित माध्यम दिया हुआ था, और उसका बार बार परावर्तन होता रहता है, लेफ्ट दीवार से राइट दीवार, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसी जब चलती है तो उसको कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। इस टाइप के उदाहरण अगर आपको देखना हो तो बेस्ट उदाहरण है कि आप एक तालाब में अगर पत्थर फेंकते हैं तो वो जो वेव बनती वो प्रगामी तरंग बनती, प्रोग्रेसिव वेव बनती। और ये अगर आपने एक बाल्टी या टब में पानी लेकर के उसमें अगर वो पत्थर फेंका तो वहां जो वेव बनने वाली है वो अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव बनने वाली है। अप्रगामी तरंग के उपयोग सीमित माध्यम में किए जाते हैं, जैसे तबला या ढोलक के अंदर माध्यम हवा का जो होता है वो फाइनाइट कर दिया जाता है। जैसे बांसुरी के अंदर, सितार गिटार के अंदर जो माध्यम है, बांसुरी के अंदर भी हवा और सितार गिटार के अंदर तार, उनके अंदर भी तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। तो स्टैंडिंग वेव्स जिनके अंदर माध्यम लिमिटेड यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर अंदर का मीडियम यूज हो रहा है, तो वहां पे भी फाइनाइट है, इसलिए अप्रगामी तरंगें यहाँ पर भी बढ़नी चाहिए। अप्रगामी तरंग जब इधर से उधर गई और सामने वाली दीवार से इधर आई, मान लीजिए ये वाई अक्ष और ये वाली लाइन एक्स अक्ष, तो जो तरंग उधर जा रही है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और जो तरंग वापस आ रही है उसकी इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t माइनस kx की बजाय प्लस kx। जो प्लस x दिशा में जाती है उसमें माइनस होता है, जो माइनस हो जाती है उसमें प्लस होता है। हमारे पास जो अगर ये y1 और ये y2 माना जाए तो हमारे पास जो तरंगें आती है उनके अंदर जो विस्थापन की समीकरण आती है y1 प्लस y2, क्योंकि y1 और y2 की दिशाएं विपरीत होती है, इसके अंदर y1 ऊपर की तरफ आएगा, y2 नीचे की तरफ आएगा। तरंग अगर यूं जाएगी तो ये वापस यूं आएगी, इसलिए y1 और y2 की दिशाएं विपरीत होती है, जहाँ ये ऊपर वहाँ ये नीचे, जहाँ ये नीचे वहाँ ऊपर। इसलिए जब आप सदिश जोड़ करते हो तो ये y1 माइनस y2 बन जाता है।
इस आधार पर जब आप इसकी वैल्यू को निकालते हो तो a sin ओमेगा t माइनस kx और माइनस का a sin ओमेगा t प्लस kx, ये अगर आप फॉर्मूला देखोगे a तो कॉमन आ जाएगा, sin a माइनस b और sin a प्लस b का घटाव है। जब घटाव करेंगे तो sin a cos b वाली टर्म तो कट जाएगी और जो cos a sin b वाली टर्म है वो रह जाएगी। तो ये हमारे पास में कोई ऐसी इक्वेशन बन जाती है माइनस का a sin ओमेगा cos ओमेगा t और sin kx और 2, ठीक है, 2 cos a sin b वाली टर्म रहेगी और माइनस इसलिए रहेगा क्योंकि आगे पीछे थी। तो ये व्हाटएवर जो भी अपनी वैल्यू रहेगी इस तरीके से वैल्यू रह जाती है। ये वैल्यू अपरिगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव की। हम जब अभी यहाँ पर लिखेंगे जो है रेले जीन्स का जब स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अपरिगामी तरंग के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी शॉर्ट में, ठीक है। हम जो है अभी बहुत जल्द 11th की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज भी शुरू करेंगे तो वहां पर वेव्स का पूरा चैप्टर डालेंगे। तो आपको अगर जो है वो वीडियो जल्दी देखना है तो आप हमारे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप वो वेव्स का चैप्टर जल्दी देखना चाहते हो 11th का, तो हम आपके लिए पहले डालेंगे और साथ में जब भी वो डले तो उसको देख करके आप अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिएगा। फिलहाल हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कि जो वेव हमारी बनी उस वेव की स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन समथिंग लाइक दिस होती है। मैंने माइनस के 2a को यहाँ पर a मान लिया, तो आप भी कॉपी में लाइन लिखेंगे we know that equation of standing wave is following। हम जानते हैं कि अपरिगामी तरंग की समीकरण निम्न होती है। अब अपरिगामी तरंग जब चलती है तो उसका सिद्धांत क्या है, यहां किनारे से चली तो या तो वो चलेगी इस तरीके से या चलेगी इस तरीके से या चलेगी इस तरीके से। अगर अपन बात करें इस किनारों की तो इन किनारों पर या ये जो बीच में जहां पे दोनों वेव्स मिल रही है, जहां मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स, निष्पंद। ये निष्पंद बीच में भी बन सकते हैं मगर किनारों पर तो पक्का बनेंगे बनेंगे। इसको प्रथम सनादि, द्वितीय सनादि, तृतीय सनादि, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक आदि आदि कहते हैं। खास बात क्या है, अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष हमारी है, तो जहां x का मान 0 था और x बराबर a था, मान लो जिस घनाकार कैविटी में है ये उसकी भुजा a है, तो हमारे पास ये गारंटेड कहानी है कि जब x का मान 0 होता है तब भी y का मान 0 होता है और जब x का मान a होता है तब भी 0 होता है। इस समीकरण से अगर आप देखोगे x का मान 0 रखने पर तो sin 0 बढ़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, मगर जब आप x बराबर a रखोगे तब भी ये मान 0 आना चाहिए। ये मान 0 आने का मतलब sin kx जो है वो 0 आना चाहिए, sin ka इक्वल टू 0 आना चाहिए एट x इक्वल टू a। हर डायग्राम में देख लो आप, x इक्वल टू a पर आपका क्या है, इसका मान 0। तो अगर ऐसा 0 आ रहा है तो इसका मतलब इट इज sin n बाई, इट मींस k a का मान n पाई मींस k का मान समथिंग लाइक n पाई अपॉन a। हमारे पास मान लीजिए जो घन है उसकी जो भुजा है वो a है, बट घन के अंदर तीनों दिशाएं हो सकती है, x y z तीनों दिशाएं हो सकती है। तो ये जब आप करोगे तो इसका खाली x घटक जो है वो 0। इसी प्रकार k y भी निकल सकता है, k z भी निकल सकता है, तो ये भी n पाई अपॉन a, ये भी n पाई अपॉन a निकलेगा। बट दीज आर कॉन्स्टेंट्स, अलग अलग नंबर्स अलग अलग लेंगे तो आपके बारे में इसके सामने मैंने nx ले लिया, इसके सामने ny ले लिया और इसके सामने nz ले लिया। जो हमारे पास एक k है क्या, इसमें जो k है इसको कहते हैं वेव वेक्टर तरंग सदिश। इस k का जो फॉर्मूला होता है
वो दो फॉर्मूले हैं। पहला वेक्टर में अगर आप लिखो तो के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, के जेड के कैप, और इससे के का मान अगर आप निकालोगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला हमारे पास में है के का 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला जरूर आपने कहीं नहीं देखा हुआ, याद आता ही हो। तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाली वैल्यू इधर और वो तीनों वैल्यूज इधर लिखने वाले। लेट्स सपोज इट वाज इक्वेशन फर्स्ट, इट वाज सेकंड ए, सेकंड बी और सेकंड सी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं कि के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर होना चाहिए, मींस एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये का मान रखने पर ये मान है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और सामने ये बनेगा एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला होता है c बाई न्यू। तरंगों का फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को, तो बड़ा ही सरलता से ये फॉर्मूला बन गया एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर 2a न्यू अपॉन c स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। खास बात पता है क्या है, खास बात यह है कि इट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये गोले की समीकरण है, मगर इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में चूंकि अपन प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं जा सकती वेव, क्योंकि यहां से वापस परावर्तन हो जाता है x बराबर 0 से उसका। तो x बराबर 0 से वापस परावर्तन हो जाता है, तो nx हो चाहे ny हो चाहे nz हो, इनमें से हर एक का मान, चाहे nx हो चाहे ny हो चाहे nz हो, इनमें से सब का मान 0 1 2 3 डॉट 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 ही हो सकता है, इनका मान माइनस में नहीं हो सकता। तो क्या ये गोले को पूरा दिखा सकते हैं? जवाब है, अगर आप गोला लोगे जहां nx की एक्सिस लोगे 0 से उधर भी लोगे तभी तो ये r और r डिस्टेंस पर काटेगा इसको। जहां ny लोगे वहां भी ये इसको r और r डिस्टेंस पर काटेगा। जहां ये z एक्सिस लोगे वहां भी ये इसको r और r दूरी पे काटेगा गोला। तो गोले का जब x एक्सिस ले रहा है तो ये वाला पार्ट तो वेस्ट हो गया क्योंकि माइनस का मान है नहीं। इसी प्रकार जब y डायरेक्शन देखोगे तो ये नीचे वाला पार्ट वेस्ट हो गया। इसी प्रकार जब z डायरेक्शन देखोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट भी वेस्ट हो गया। तो आपके पास जो ये गोला था जिसके आप बराबर बराबर 8 टुकड़े कर सकते थे, ये देखो 1 2 3 4 तो बोर्ड के पीछे की तरफ, 4 बोर्ड के आगे की तरफ, तो 8 हिस्से कर सकते थे। 8 में से 7 हिस्से हमारे लिए घोड़े के वेस्ट हो गए। सिर्फ एक हिस्सा काम है, कौन सा? जो आगे की तरफ ऊपर की तरफ राइट साइड में, वो एक पार्ट ही हमारे काम आ सकता है। मतलब वास्तविकता में इट इज 1/8 पार्ट, ये 1/8वां भाग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि nx ny nz पॉजिटिव होते हैं। क्यों है 1/8 भाग? क्योंकि nx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ny ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, nz ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार के लिए वीडियो को इस जगह पे पॉज करके इतना काम जरूर नोट कर लें। ठीक है, जहां पर आपने इक्वेशन 1 लिखी थी उसके नीचे एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा कि अप्रगामी तरंग सदैव दीवार पर निस्पंद का निर्माण करती है, अर्थात स्टैंडिंग वेव ऑलवेज फॉर्म नोड एट वॉल सो दैट, ये रहा आपके पास में बाकी काम। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कि आगे क्या करने वाला है। ये जो इक्वेशन है ये किस गोले को दिखा रही है उसकी बात करते हैं। ये हमारी तीनों अक्षें आ गई, nx ny और nz।
ये गोला जो आपका है ये यहां से यूं, यहां से यूं और यहां से यूं, इस तरीके का गोला आपको दिखाई देगा। सिर्फ आगे वाला हिस्से में होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। ये जहां भी काट रहा है ये डिस्टेंस r और r है, और ये r कौन है, ये वाली वैल्यू। ये वास्तविकता में बता क्या रहा है, ध्यान से देखोगे तो यही क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गई है। क्यों क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए शुरू हो गई कि इस गोले की जो n के मान है वो सेलेक्टेड है, 0 1 2 3 ही हो सकते हैं, वो 1.5 1.2 1.3 नहीं हो सकते, सेलेक्टेड वैल्यूज। n का एक सेट, मान लीजिए तीनों जीरो ले लिए, मान लो दो जने जीरो ले लिए, एक जना 1 ले लिया, ये एक क्वांटम विधा कहलाती है, ये एक क्वांटम मोड कहलाती है, ये इसके क्वांटम मोड है। तो इसमें टोटल गोले के अंदर टोटल कितनी विधाएं हो सकती है, कहीं ना कहीं 0 0 0 वाला पॉइंट भी होगा, कहीं पर 1 0 0 पॉइंट भी होगा, कहीं पर 0 1 0 पॉइंट भी होगा, कहीं पर 0 0 1 भी पॉइंट होगा, समझ गए, अलग अलग पॉइंट सभी होंगे। तो सारे पॉइंट इस गोले के अंदर पड़े हैं, तो टोटल कंपन के मोड कितने होंगे, तो टोटल कंपन के मोड कितने होंगे, जितना इसका आयतन है, नियर अबाउट अपन उसी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर अपन बोलेंगे a क्यूब के घनाकार कोटर में कुल कंपन विधाओं की संख्या, now we are calculating number of vibrational or oscillations modes in cubical cavity of volume A cube। जो घन हमने माना था जिसमें अप्रगामी तरंग चल रही, उसका वॉल्यूम कितना था, A क्यूब, A भुजा तो घन का आयतन A क्यूब। ये कितनी होगी, जो समीकरण 3 है इसके गोले का 1/8 में भाग के बराबर, ये बराबर होगा समीकरण 3 के गोले का 1/8 में होगा 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इक्वेशन 3। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। r का मान वहां से रखना है, यहां से कट जाएगा तो इट इज 1/6 पाई r क्यूब 8 a क्यूब न्यू क्यूब c क्यूब। ये यहां पर फिर कटेगा 2 से, तो इट इज 4/3 न्यू क्यूब c क्यूब और a क्यूब। ये टाइम में था a क्यूब के घन में। अब मैं निकालना चाहता हूं एकांक आयतन में। पहले मैंने निकाला था नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन वॉल्यूम a क्यूब। अब मैं इस वॉल्यूम a क्यूब को यूनिट वॉल्यूम लेना चाहता हूं, तब क्या होगा, number of vibrational modes in unit volume। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4/3 पाई न्यू क्यूब c क्यूब a क्यूब के बट्टा में a क्यूब का डिवीजन हो जाता है, इधर का a क्यूब सामने चला जाता है। तो ये फॉर्मूला में a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला समथिंग लाइक 4/3 पाई न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। इक्वेशन नंबर ये हमारी आती, मान लीजिए 4। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये दोनों डायग्राम, जो पहला डायग्राम अपने बनाया ये, और साथ में इस मैथमेटिक्स इक्वेशन 4 तक नोट यहाँ पर कर लीजिए।
ये जो 4 नंबर इक्वेशन में हमारा मान निकला है ये बड़ा, ये एक और वैल्यू को बता रहा है, या इसका कहूं कि ये जो नाम है ये पूरा नाम इसका क्या है, इसका पूरा नाम ये भी है कि ये ऑल्सो इक्वल है एकांक आयतन में 0 से अनंत आवृत्ति तक, 0 से अनंत आवृत्ति तक जो भी हमारी है उन सब के लिए तक कुल कंपन विधाओं की संख्या। इट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 to infinity in unit volume। ठीक है, अब अपन 0 से जो अनंत तक वैल्यू लेके बैठे हैं, इसकी बजाय अगर अपन पर्टिकुलर निकालना चाहें, क्योंकि अपना जो ग्राफ है वो 0 से अनंत तक पूरा ग्राफ बता रहा है, मगर उसपे जो अपने को वैल्यू चाहिए वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू जो आपको पॉइंट पर चाहिए वो अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी, वो वैल्यू हमारी निकली जाएगी न्यू का ग्राफ। अगर आप ई न्यू बना रहे हो तो पूरा ग्राफ, पूरे ग्राफ में जितनी चाहिए वो ये बता रहा है, मगर हमें पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए, हमें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटा पार्ट चाहिए, मींस न्यू से स्टार्ट और न्यू प्लस डी न्यू पे खत्म हो जाए, इतना सा ही वैल्यू जो होगी उसी के लिए अपन ये वैल्यू निकालते हैं, जिसको ई न्यू डी न्यू अपन बोलेंगे और इसी का मान निकालना है। तो इस सारी कंडीशन के अंदर ये एकांक आयतन होगा, ये कंपन विधाओं की संख्या होगी, मगर फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू ले तो क्या होगा, तो अपन निकालेंगे न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इन यूनिट वॉल्यूम। अगर इस चीज का मान निकालना है तो बहुत सरल सा पार्ट है, आपने 0 से अनंत तक ये मान कहा था, ये आपका लेट सपोज v है, आयतन के अंदर आप मान लीजिए ये संख्या n मान लीजिए, नंबर है तो n, तो यहां पर ये आपसे dn मांग रहा है, ये n है तो यहां पर ये क्या मांग रहा है dn। आपका बड़ा पार्ट था, छोटा पार्ट उसमें आपको निकालना है, 0 से अनंत तक का पार्ट आपके पास में है, मगर ये आपसे कितना जा रहा है, एक छोटा पार्ट जा रहा है, तो अवकलन डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या होगा, 4 पाई 3 सी क्यूब सब तो कांस्टेंट है, तो ये 4 3 पाई और सी क्यूब तो सब कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन t न्यू स्क्वायर डी न्यू है। जो 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू होगा उसमें 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक 4 पाई अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। इक्वेशन नंबर हमारी 5। मैं चाहूंगा कि नीचे जहां पर आपकी इक्वेशन लिखी हुई थी उसके अंदर आप इस फॉर्मूले के आगे इक्वल में लगा करके ये लाइन और इसका नाम n और इसका नाम dn लिख लें, और ये इक्वेशन 5 तक आप नोट कर लें। वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, मैं जो है नीचे वाला नाम अब मिटाने वाला हूं ताकि अपन आगे की तरफ कैलकुलेशन पर चल सके। अब हमारे पास जो dn का मॉडिफाइड मान है वो क्या है, ये क्या बना रहे हैं, अप्रगामी तरंगें। अप्रगामी तरंगें भी दो प्रकार की बनती है, एक मैकेनिकल वेव्स
और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक यांत्रिक तरंगें, एक विद्युत चुंबकीय तरंगें। दोनों में अंतर क्या होता है? यांत्रिक तरंगों का कोई ध्रुवण नहीं होता, कोई पोलराइजेशन नहीं होता, और जो मैकेनिकल वेव्स की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिया जाए तो उनमें पोलराइजेशन, ध्रुवण नाम का गुण मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि ध्रुवण क्या होता है तो मेरी जो है चैनल पर ही ऑप्टिक्स की सीरीज के लास्ट वीडियोस, वेव ऑप्टिक्स की सीरीज के लास्ट वीडियोस में आप पोलराइजेशन देख सकते हैं। बकायदा उसका एक प्रयोग भी आपके लिए वहां पर करके मेलस लॉ का डाला हुआ है, जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपने देखा और वो कैसा लगा आपको। चलिए नेक्स्ट, यहां पर ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी दो ध्रुवण हो सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की दो ध्रुवण अवस्थाएं होती है। Because electromagnetic radiation has two polarization states. तो dn का जो मान है ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो dn का मान है 8 पाई अपॉन c क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू हो जाएगा। ये हमारे इक्वेशन नंबर 6, ये हमारा ओरिजिनल मान है। अगर आपको याद है तो मैंने जो वीडियो की शुरुआत की थी तब मैंने ये कहा था कि इस फॉर्मूले जो है रेले-जीन्स का लॉ काफी सफल था, इसकी कैलकुलेशन सफल थी और इवन प्लांक भी उस फॉर्मूले का यूज करेगा जो यहाँ पर आने वाला है। वो प्लांक कौन सा फॉर्मूले का यूज करेगा? इसी। मतलब राइट नाउ आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सही पढ़ा है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ये पूरे ग्राफ की व्याख्या करने के लिए सफलता की तरफ बढ़ रहा था, मगर अब यहाँ पर इसने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी? इसने ऊर्जा निकाल ली। कितने दोलक हैं आपके, कितनी अवस्थाएं हैं? ये अवस्थाएं तो निकाली आपने, अवस्थाएं कितनी निकाली है? इतनी। अब आप कहते हो ऊर्जा संविभाजन के नियम से according to equipartition law of energy, जो आपकी कंपन अवस्था है उसमें दोलक की औसत ऊर्जा कितनी होती है? प्रत्येक कंपन अवस्था में दोलक की औसत ऊर्जा एवरेज और मीन एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर इन ईच वाइब्रेशनल मोड। इसको ई बार से दिखाया जाता है और ई बार का फॉर्मूला कितना होता है? केटी। इसको ई बार से दिखाया जाता है और ई बार का फॉर्मूला कितना होता है? केटी। तो एक जने की ऊर्जा कितनी है? इतनी, और कुल जने कितने हैं? इतने। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच कुल ऊर्जा, और चूंकि एकांक आयतन की बात है तो घनत्व, टोटल एनर्जी डेंसिटी बिटवीन न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको कहां से लिखा जाता है? यू न्यू से। तो यू न्यू डी न्यू का फॉर्मूला क्या होने वाला है? यू न्यू डी न्यू का फॉर्मूला होने वाला है dn इंटू ई बार। ध्यान देना, मैं यहीं पर आपके सामने बात बता रहा हूं, जो हमारा प्लांक का नियम आएगा उसको dn तो यही लेगा, ई बार का मान अलग लेगा। ई बार का मान वो केटी की जगह पर अपने वाला लेगा, तो ये मान अलग जरूर उसका होगा, मगर फॉर्मूला इसी से निकलेगा। तो dn इंटू ई बार, dn मीन्स 8 पाई न्यू स्क्वायर c क्यूब डी न्यू, और इट इज केटी।
गुणा करके KT को थोड़ा आगे ले आते हैं, तो U न्यू D न्यू का फॉर्मूला 8 पाई KT अपॉन C क्यूब न्यू स्क्वायर D न्यू आ गया, इक्वेशन नंबर 8। और यही रेले जीन्स का विकिरण नियम है, रेले जीन्स का जो है रेडिएशन लॉ है। ठीक है, अब अगली बात पर अपन चलते हैं कि ये जो रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ है, इसके कुछ और भी रूप होते हैं क्या। मैं चाहूंगा कि मैं और रूपों पर चलूं, उससे पहले आप इसको नोट कर लें। मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, आप पॉज करके जब नोट कर चुके होंगे तो मैं आपके काम से मैं चलता हूं। अब ध्यान दो, ये न्यू का ग्राफ है, या ये न्यू की वैल्यूज देगा। हमें किसका ग्राफ चाहिए, हमें लेमडा की वैल्यू भी चाहिए। आमतौर पर ग्राफ जो हमने पढ़े इंपॉर्टेंटली लेमडा के रूप में पढ़े, उस टाइम पे लेमडा की फैशन ज्यादा थी, तो लेमडा के टर्म्स में हम जानना चाहते हैं। तो लेमडा की टर्म्स में निकालने के लिए हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से हम निकालें लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच कुल ऊर्जा घनत्व। टोटल एनर्जी डेंसिटी बिटवीन लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा। इस फॉर्मूले में जहां जहां न्यू है वहां लेमडा है, तो न्यू का फॉर्मूला होता है C बाई लेमडा। एक और चीज ध्यान देना, डी न्यू का माना जाएगा C अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। बट एक और फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा कि आपके पास जो ये वैल्यू है, इस आधार पर आप जब डी न्यू का मान इस फॉर्मूले में रखने वाले हो, तो पहली बात सिर्फ आपको RHS में मान रखना है, LHS में अपने आप चेंज कर देना, सिंपल। LHS में मान नहीं रखना, एक बात। दूसरी बात, माइनस चिन्ह वहां पर नहीं रहेगा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि बढ़ना घटना ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता चलेगा जब न्यू का मान बढ़ेगा, डी न्यू का मान मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, डी न्यू अगर पॉजिटिव इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वेवलेंथ घट रही होगी। तो ये सिर्फ माइनस का चिन्ह बढ़ने घटने को बता रहा है, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए इस चिन्ह को अपन भूलेंगे। मतलब आप इसे समझ लीजिए कि हम डी न्यू का मान वहां पर रखने वाले हैं, जो अपना प्लस का मान। तो देखिए कि इससे यू लेमडा डी लेमडा, LHS तो अपन ने सीधा लिख दिया, RHS में चेंज करेंगे तो 8 पाई KT अपॉन C क्यूब के साथ ये बन गया है C अपॉन लेमडा का स्क्वायर, और ये बन गया है C अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। न्यू स्क्वायर की जगह पर C बाई लेमडा का स्क्वायर रख दिया, और ये वाला डी न्यू की जगह पे C अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा रख दिया है। तो फार्मूला सब ऊपर C क्यूब तो कट गया, और U लेमडा डी लेमडा का फार्मूला बन गया 8 पाई KT अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। अगर आपको इससे E लेमडा डी लेमडा का इंटरेस्ट हो, जिसको आप कहोगे, मैं ऊपर लिख देता हूं इसका नाम, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रल एमिशन पावर बिटवीन लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा। ई लेमडा का मान अगर आपको निकालना हो तो हमने बताया था इट इज समथिंग लाइक C बाई 4 U लेमडा। तो जब आप ई लेमडा डी लेमडा का मान अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ पे C बाई 4 की गुणा हो जाएगी, तो C की तो ऊपर गुणा होने पर रह जाएगा, 4 कट जाएगा, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 2 पाई KT C अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। ठीक है, तो ये अगर आप ई लेमडा डी लेमडा का मान निकालना चाहें तो फाइनली इतना नोट करने के बाद ये 9 नंबर है, और इस 9 नंबर के बाद ये 10 नंबर तक आप अगर पूरा नोट कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ बातें
सबसे पहली बात इसकी सफलता क्या थी उसके बारे में आप 2 लाइनें लिखेंगे कि रेले जीन्स के विकिरण नियम द्वारा कृष्णिका विकिरण वक्र की दीर्घ तरंग दैर्ध्यों व लघु आवृत्तियों पर सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड एट हायर वेवलेंथ्स एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज। ये इसकी सफलता है। असफलता इसकी एक की बजाय 2 है। पहली असफलता, यह लघु तरंग दैर्ध्यों या दीर्घ आवृत्तियों पर वक्र की व्याख्या करने में विफल रहा था। It was failed to explain black body radiation curve at smaller wavelengths और higher frequencies। एक और कमी है इसकी, ध्यान देना। इस फॉर्मूले के आधार पर आपको पता चलेगा, इक्वेशन 8 से आपको पता चलेगा u न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। हमारा एक नियम आया था स्टीफन का नियम, प्रॉपर्टीज के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी में हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज जाकर के दोबारा देख लीजिएगा। स्टीफन का नियम ये कहता था कि जो ग्राफ है इसका जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है। अब मैं u न्यू और न्यू के बीच का ग्राफ अगर निकालना चाहता हूं, एरिया निकालना चाहता हूं, तो इट विल बी u न्यू d न्यू 0 टू इनफाइनाइट। इट इज माय एरिया और ये कहता है ये t की पावर 4 के समानुपाती होता है। मगर आपका u न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर है, मतलब न्यू जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ भागेगा वैसे वैसे u न्यू भी इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। इट मींस एरिया भी इनफाइनाइट की तरफ भागेगा, जगह की इसका एरिया तो इनफाइनाइट लग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है, ये जो बात आई है ये गलत आई है। ये कमी बहुत बड़ी कमी है कि भाई आपके पास जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी उस टाइम पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, अनंत होने लग जाएगी। ऊर्जा ज्यादा या आवृत्ति ज्यादा होती है पराबैंगनी की, अल्ट्रा वायलेट रेज की। तो अल्ट्रा वायलेट इलाके के अंदर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जबकि प्रैक्टिकल कंडीशन क्या है, अल्ट्रा वायलेट तो ग्राफ नीचे आता जा रहा है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसीज के अंदर ये वैल्यू कम होती है। ये जो लफड़ा हुआ अल्ट्रा वायलेट रेज का, अल्ट्रा वायलेट रेज के इलाके में जो लफड़ा हुआ इसको कहा गया पराबैंगनी विपद, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो ये अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ नाम की जो चीज है, इस अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ के कारण जो है क्या रिजल्ट मिला, इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया पराबैंगनी विपद अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ नाम की चीज मिली जो ये कहती है उच्च आवृत्तियों पर ऊर्जा घनत्व का मान भी अनंत हो जाना चाहिए, जबकि प्रायोगिक रूप से कुछ आवृत्तियों पर ऊर्जा घनत्व का मान घटता जाता है, कम होता जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एट हायर फ्रीक्वेंसीज एनर्जी डेंसिटी शुड बी लार्ज बट प्रैक्टिकली इट्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड। तो ये जो डिफरेंस है इसको पराबैंगनी विपद कहा गया, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ कहा गया। और रेले जीन्स के नियम की सबसे बड़ी कमी अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ ही था, ये समझा नहीं पाया था इस चीज को। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी सीधा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। रेले जीन्स की कमी है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ और क्या है इसके बारे में हमने बात की। रेले जीन्स का विकिरण नियम यहाँ पे खत्म होता है, मगर उससे पहले मैं आपको अगला वीडियो प्लांक का लेकर के आऊँ, उससे पहले मैं चाहूंगा उस फॉर्मूले को जरूर याद कीजिएगा। डीएन का मान जो मैंने आज आपको बताया था वो हम प्लांक वाले में भी यूज करेंगे, तो उसको जरूर ये रूप से याद कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।
जब तक मेरे पास में ज़्यादा लाइक्स या ज़्यादा व्यूअर टाइम नहीं आ पाएगा तब तक मैं भी जो है आपके लिए वीडियो बनाने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ये होगा कि कुछ समय बाद ये जो है वीडियो सीरीज़ बंद हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ बंद ना हो तो। थैंक यू वेरी मच।